डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का न्यू चैप्टर आपका एनसीईआरटी बुक का 10th चैप्टर, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इससे पहले हमने फिजिक्स के 2 चैप्टर यानी कि फर्स्ट मोशन और सेकंड था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन। इससे ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले यानी कि हम स्टार्ट करते हैं इसको विद एन एग्जाम्पल। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट बॉल है, इस बॉल को आपने इस तरह से कुछ हाइट पे होल्ड करके रखा हुआ और जैसे इस बॉल को आप छोड़ देते हो ये बॉल जो है नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। या आपके पास कोई स्टोन है, आप छोड़ देते हो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। या ये पेन देख लीजिए स्टूडेंट, ये पेन है, इसको जैसे मैं छोड़ देता हूँ ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। स्टूडेंट मूव कर रहा है ना। और आपने पिछले चैप्टर में हमने देखिए पिछले चैप्टर में एक बात जो है अच्छे से समझी थी कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है ना, इसका मतलब एक है कि इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है स्टूडेंट। और एक ये भी बात होती है कि ये जरूरी नहीं है किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। जैसे दीवार है, इस पे फोर्स लगाएंगे जरूरी नहीं है कि ये मूव करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो मूव करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि एक लिमिट होता है, हर एक बॉडी के लिए एक लिमिट होता है कि इस लिमिट से ज़्यादा इस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगी स्टूडेंट। लेकिन अगर कोई बॉडी मूव कर रही है ना तो ये कंफर्म है कि ये मूव कर रही है, इसका मतलब इस पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, इसीलिए ये मूव कर रही है स्टूडेंट। अब आपका जैसे ये पेन था, मूव कर रहा था नीचे की तरफ, बॉल जो है आप छोड़ देते हो नीचे की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब ये मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इन पे क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है। और फोर्स कौन लगा रहा है स्टूडेंट? अर्थ लगा रहा है। यानी कि अर्थ जो है ना, अपने अर्थ सरफेसिस के आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स है अर्थ उन पे फोर्स लगाता है, उनको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है उन चीज़ों को स्टूडेंट, यानी कि अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। और इस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं स्टूडेंट। क्या होता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात है, समझिए। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के अंदर, सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहे स्टूडेंट, इस यूनिवर्स के अंदर एवरी ऑब्जेक्ट, जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक बॉडी जो है ना वो अट्रैक्ट करती है किसको? एवरी अदर ऑब्जेक्ट को। दूसरी ऑब्जेक्ट्स है, दूसरी बॉडीज है, उनको क्या कर रही है? अट्रैक्ट। यानी कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है वो हर एक ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है स्टूडेंट विद ए सर्टेन फोर्स, एक सर्टेन फोर्स के साथ। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं स्टूडेंट। एक बात देखिए, हम देखिए जो अर्थ है वो यानी कि अर्थ सरफेस पे हम जितने भी हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ सरफेस के आसपास अर्थ सरफेस पे, उन सब पे एक फोर्स लगा रही है। अर्थ जो है अपना सेंटर की तरफ उनको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात, ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या कहता है? इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है ना वो सब क्या कर रही है? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया सिर्फ अर्थ हमें अट्रैक्ट नहीं कर रही, हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। हम भी एक ऑब्जेक्ट है देखिए, और अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि अर्थ हमें क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, और हम अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर मेरे पास एक और बंदा, यहाँ पास में एक बंदा और खड़ा है, तो ये देखिए 2 बॉडीज होगी ना। अब हम दोनों की बात करें तो मैं इस बंदे को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये बंदा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। आपके आसपास जो दूसरे 2-3 लोग खड़े हैं, 2-3 बंदे हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को सारे अट्रैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर। और सब क्या लगा रहे हैं? एक सर्टेन फोर्स लगा रहे हैं स्टूडेंट, अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं। इस फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन देखिए अगर आप जहाँ आपके पास दूसरा कोई बंदा है, दोनों के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो दोनों के बीच में कोलिजन क्यों नहीं हो रहा स्टूडेंट? तो अभी बताया स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी पे फोर्स लगे तो वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे स्टूडेंट। जैसे इस दीवार पे फोर्स लगाऊंगा जरूरी नहीं है कि मूव करना स्टार्ट कर देगी। इस बात को दिमाग में रखिए साथ साथ, ठीक है। तो इसीलिए जो है प्रत्येक बॉडी ना कोलिजन नहीं कर रही है, यानी कि सबके बीच में कोलिजन नहीं हो रहा है। इस तरह से हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट्स जो है इस यूनिवर्स के अंदर वो अदर ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए इसके बाद देखिए, अगर आपके पास सरफेस पे 2 बॉल पड़ी है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, 2 बॉल पड़ी स्टूडेंट, ठीक है। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बॉल जो है इस पे फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बॉल इस पे लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन दोनों बॉडी है रेस्ट में ही। तो इसका मतलब फोर्स तो लगा रही है, कहा था ना जैसे फोर्स लगाएगा तो जरूरी नहीं कि बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट कर दे, लेकिन ये दोनों फोर्स लगा रही है, हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों रेस्ट पे है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये इस पे दूर से फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? लेकिन देखा आसानी से कैसे डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट? डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी ये पेन था स्टूडेंट,
अब ये पेन जैसे हम छोड़ रहे हैं अर्थ सरफेस की तरफ भाग रहा है, अर्थ की तरफ जा रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये जो अर्थ है वो क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट्स को, इस पेन को, इस बॉल को क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जैसे ये अर्थ है, बॉल को जैसे छोड़ते हैं, बॉल जो अर्थ की तरफ, अर्थ सरफेस की तरफ भागना स्टार्ट कर देती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। इसने अर्थ सरफेस की तरफ मूव किया, इसका मतलब अर्थ के सेंटर से एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो इस बॉल को क्या कर रहा है, खींच रहा है, जिसके कारण बॉल क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ आप इसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट। यहाँ भी लग रहा था डिटेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ लग रहा है डिटेक्ट कर सकते हो। रीजन देखिए स्टूडेंट, आपका जो अर्थ है ना, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा, अर्थ जो है बहुत ज़्यादा लार्ज है स्टूडेंट, और बॉल के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा। बॉल का मास बहुत कम है, साइज बहुत ही स्मॉल साइज का है, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा, साइज बहुत बड़ा है। इसलिए इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है ना, यानी कि हम आगे आगे जैसे पढ़ते जाएंगे, इसका एक नियम है, लॉ है, इसको पढ़ेंगे कि जिस बॉडी का जो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ना, ये डिपेंड करती है मास पे स्टूडेंट। तो ये देखिए इसका मास ज़्यादा है ना, तो ये इसको अट्रैक्ट, इस पे जो फोर्स है वो ज़्यादा लगा रही है। इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है कि बॉल जो अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स लगा रही है वो अर्थ वाला फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ज़्यादा है, इसलिए ये बॉल को अट्रैक्ट कर रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस फोर्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद एक इसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपके पास ये देखिए, ये सन होता है, सन है, ये अर्थ है। अब अर्थ जो होता है ना, वो क्या करता है, सन के चारों ओर इस तरह से रिवोल्यूशन करता है स्टूडेंट, इस तरह से चक्कर लगाता है। ठीक है, और इस तरह से चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हो गया कि जो अर्थ है ये एक स्पेसिफिक, इसका एक यानी कि रास्ता, इस स्पेसिफिक रास्ते पे चक्कर लगा रहा है, इसी पाथ पे जो है रोटेट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसने यानी कि सन ने क्या कर रखा है, एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रखा है, जिसके कारण ये जो है ना इस रास्ते से बाहर नहीं आ पा रहा है स्टूडेंट। अर्थ इसी सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। तो इसने क्या लगा रखा है, फोर्स। जैसे आपके पास एक स्टोन है, स्टोन को जो है धागे से बांध लीजिए और इस तरह से घुमाना स्टार्ट कर दीजिए, तो वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके आप उसका सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है। फोर्स कितना आपने लगा रखा है, पकड़ रखा है धागे से, तो वो फोर्स लगा रखा है, यानी कि सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसके कारण वो है एक आपका जो सर्कुलर पाथ है उसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है। ये भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब फोर्स लगा रखा है। और फोर्स किसने, देखिए सन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है स्टूडेंट। सन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, सन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जो सन के सेंटर से लग रहा है, जिसके कारण ये जो आपका अर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चक्कर, एक ही सर्कुलर पाथ के अंदर जो है रिवॉल्व कर रहा है लगातार। तो यहाँ आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो स्मॉल साइजेस के ऑब्जेक्ट है वहाँ डिटेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ भी ये अप्लाई हो रहा है। इसीलिए लिखा था कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो वो सारे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद देखिए, जैसे आपका एक ये ट्री है, ये एप्पल है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो एप्पल है ना, वो जैसे ही यहाँ से गिरता है, यानी यहाँ से जैसे डी अटैच होता है, तो ये अर्थ सरफेस की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता स्टूडेंट कि जो एप्पल है वो अर्थ सरफेस को अपनी तरफ क्यों नहीं खींचता? देखिए फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है ना, तो ये एप्पल क्यों नहीं खींचता? एक तो ये वाला बात हो गया, फोर्स तो लगा रहा है लेकिन बहुत कम लगा रहा है। दूसरा देखिए, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। जिस बॉडी का मास कम होगा ना उसके अंदर एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। तो अर्थ और एप्पल के अंदर मास किसका कम है? एप्पल का कम है, तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा तो पहले किसके अंदर होगा? एप्पल के अंदर होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट समझ में आना कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे एक दूसरे पे क्या लगा रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रही है तो उसको बोल देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, या बोल सकते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? यानी कि इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है, वो सारी बॉडी, वो सारी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को एक सर्टेन फोर्स के साथ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है स्टूडेंट। और वो फोर्स यानी कि कितनी है उसका अमाउंट निकालें, या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है,
उसके लिए हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टूडेंट। ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन भैया के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, पिछली जो चैप्टर्स है उनके अंदर इनका जिक्र आना स्टार्ट हो गया था स्टूडेंट, और आप आगे आगे देखते जाइए, अगर फिजिक्स लेते जाते हैं तो न्यूटन भैया आपसे जुड़े रहेंगे आगे तक, लास्ट तक जुड़े रहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो यानी कि न्यूटन भैया जो है ना आपके साथ हर एक बात यानी कि बहुत सारी बातें जो है वो शेयर करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें। तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये न्यूटन ने दिया था स्टूडेंट, ठीक है, इसलिए इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स विच इज, देखिए कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग एवरी बॉडी, प्रत्येक बॉडी इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के अंदर अट्रैक्ट कर रही है एवरी अदर बॉडी, दूसरी बॉडी को, विद ए फोर्स, एक फोर्स के साथ। अब इस फोर्स के बारे में बता रहा है, विच इज, फोर्स की बात कर रहा है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी जो टू बॉडीज की बात कर रहे हैं ना कि ये दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है एक सर्टेन फोर्स के साथ, तो वो जो फोर्स है ना वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दो बॉडी है इन दोनों का जो मास है उनका प्रोडक्ट है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो। दूसरा एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दूसरा ये फोर्स जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट। समझ में आया? नहीं आया तो अभी देखिए और बढ़िया से आएगा समझ में। ये बॉल है ए, बॉल है बी, इसका मास m1, इसका मास m2 है, दोनों बॉल्स के बीच में डिस्टेंस r, जो डिस्टेंस लेते हैं टू बॉडीज के बीच में वो हमेशा सेंटर से लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसका भी सेंटर से लिया हुआ डिस्टेंस, इसका भी, तो डिस्टेंस r है स्टूडेंट। अब ये दोनों बॉडी इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? दोनों बॉडी एक दूसरे पे क्या लगा रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, और वो फोर्स कितनी है वो कैसे निकालेंगे? देखिए ये सब बताया हुआ है कि दो बॉडीज है, इनका मास m1 m2 और डिस्टेंस r है, ठीक है। अगर आप यानी कि नोट्स बना रहे हैं अपनी कॉपी में या लिख रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको डिफाइन करना, तो आप अच्छे से पूरा लिख दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो फोर्स लग रहा है ना, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस स्टूडेंट, ठीक है। मैंने पूरा नहीं लिखा, थोड़ा रहेगा, आप ठीक कर लेना इसको, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो देखिए फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? इसका मास m1, इसका मास m2, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज जिनकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो फोर्स है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये नहीं है भैया, ये है जो फोर्स है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना r का स्क्वायर कर दीजिए, इसका इनवर्स कर दीजिए, इनवर्स मतलब उल्टा, तो ये देखिए 1/r स्क्वायर, फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। हो गया इतना। अब इन दोनों बातों को अगर हम इकट्ठा करके लिख दें, कौन सी बात को? इस बात को और इस बात को, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है ना, इसको हटाते हैं और इक्वल टू का लगाते हैं तो एक कांस्टेंट का यूज करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ भी करेंगे, f इज इक्वल टू का साइन लगाया तो कांस्टेंट यूज किया, g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो देखिए g क्या है? g एक कांस्टेंट है जिसको क्या नाम देंगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखिए g एक कांस्टेंट है जिसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g का वैल्यू किस तरह से क्या होता है? f इज इक्वल टू, देखिए g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, यहाँ से अगर g को अकेला छोड़ दे सारी चीज़ें इस तरफ आ जाएगी, f r स्क्वायर अपॉन में m1 m2, तो ये आपके पास आ गया g का वैल्यू स्टूडेंट। g क्या है? एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, का मतलब कांस्टेंट का मतलब एक फिक्स वैल्यू है स्टूडेंट, यानी कि g जो है ना वो एक नंबर है, वो g से हमें पता लगता है कि
इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है स्टूडेंट। जी की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जी की वैल्यू कम है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो याद रखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब एक नंबर है स्टूडेंट, जिससे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगता है, स्ट्रेंथ का पता लगता है। और आगे इसके बारे में एक दो बातें और पढ़ेंगे, देखते जाइए अभी। इसके बाद देखिए यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट है वो क्या होता है स्टूडेंट। यूनिट का मतलब ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। जैसे फोर्स का जो है न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, पिछले चैप्टर में पढ़े हैं ना हम। फोर्स का फॉर्मूला ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज एंड डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ से जी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जी को अकेला छोड़ दो, बाकी चीज़ें इधर ले आओ, एफ आर स्क्वायर अपन में m1 m2 आ जाएगा हमारे पास। क्या निकालना है, ऐसा यूनिट निकालना है। तो देखिए फोर्स है ना, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर यानी कि मीटर का स्क्वायर। m1 m2 क्या है, मास है स्टूडेंट, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है तो किलोग्राम का स्क्वायर कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये ऐसा यूनिट होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, अच्छे से याद रखिए स्टूडेंट, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट जो फोर्स का होता है यानी न्यूटन होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास आपने जो दो बॉडीज ली यानी टू बॉडीज जिनके बीच में आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, अगर मान लीजिए उन दोनों का मास जो है ना m1 m2 दोनों बॉडीज का मास 1 किलोग्राम होता है स्टूडेंट, यानी कि m1 बॉडी भी 1 kg का, m2 बॉडी भी 1 kg की है स्टूडेंट, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1 × 1 1 आएगा। इसके बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी 1 मीटर है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए वैल्यू रख दीजिए, प्रोडक्ट 1 आ गया, इसका आर्स के दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 तो कैंसिल हो गया। एफ किसके इक्वल आ गया, एफ इक्वल आ गया जी के। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि इस केस में जो फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल आ गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल आएगी। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इस वैल्यू को अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट। इसके बाद में आपको एक दो बातें और अच्छी याद रखनी है, जैसे वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जी डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है ना वो आपका मीडियम पे यानी टू बॉडीज के बीच में मीडियम क्या है इस पे डिपेंड नहीं करेगी। मासेज ऑफ बॉडी का जो मास कितना है इस पे डिपेंड नहीं करेगी। डिस्टेंस बिटवीन दी बॉडीज के बीच में डिस्टेंस कितनी है इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी। तो अच्छे से दिमाग में रखिए कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती। बॉडी का मास, बॉडी के बीच में डिस्टेंस, बॉडी के बीच के अंदर ये जो मीडियम क्या है, एयर है, वाटर है, ठीक है, ये इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती इसकी वैल्यू। क्यों, क्योंकि देखिए नाम से पता लग रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो फिक्स है स्टूडेंट, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बॉडीज का मास कितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। जबकि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है किस पे, मास ऑफ टू बॉडीज, डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी पढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आप मास का प्रोडक्ट अगर बढ़ा दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है स्टूडेंट, अगर आपसे कहा जाए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इसका मतलब डायरेक्टली मतलब इसका साथ डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब अगर मास आप बढ़ा रहे हो तो नॉर्मल सी बात है फोर्स बढ़ेगा, अगर आप मास कम कर रहे हो तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कम होगा स्टूडेंट। डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट कनेक्शन दोनों का, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के, इस तरह से। तो इनवर्सली का मतलब, इनवर्स का मतलब उल्टा है इसका, उल्टे का मतलब ये हो गया कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा दोगे ना ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा स्टूडेंट, अगर डिस्टेंस को कम कर दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्टूडेंट। तो इसलिए आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अगर आप दोनों बॉडीज़
जो बॉडीज का प्रोडक्ट का मास है उसको अगर 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए इसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया ना, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ये इंक्रीज होगा उतना ही, यानी कि आपका जो फोर्स है वो भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट, डबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर पूछे कि प्रोडक्ट को हाफ कर देते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हाफ हो जाता है। अब फोर्स के बारे में पूछे कि इसको फोर्स जो है ना दोनों, सॉरी डिस्टेंस की बात करें, दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो अगर डबल कर दे, डिस्टेंस को डबल कर दे, यानी बढ़ा रहे हैं, ये क्या होगा, कम होगा स्टूडेंट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कितना कम होगा, इसको अगर हम डबल कर रहे हैं ना तो यानी कि आर का क्या होता है स्केयर, डबल का स्केयर करेंगे यानी कि 4, यानी कि 1/4 हो जाएगा। जितना पहले फोर्स लग रहा था ना उसका क्या जो है 1/4 फोर्स लगेगी, कम हो जाएगा स्टूडेंट। अगर इसको हाफ कर दे, दोनों के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दे स्टूडेंट, तो हाफ का स्केयर करके देखो 1/4, ये इधर ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, यानी कि 4 टाइम फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से आंसर दे सकते हो। तो ये था आपका आज का वीडियो स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।